अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये जो वीडियो लेक्चर है वो ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज जो है वो चैप्टर नंबर 11 साउंड के ऑल MCQs, ऑल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में इंशाल्लाह मैं आज करा दूँगा आपको, और तमाम सॉल्व और तमाम चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यानी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस जो है वो साइट में चल रहे होंगे, तो मैं आपको जो है वो पढ़ के बता दूँगा, क्योंकि पूरे सॉल्यूशंस में नहीं लिख सकता इतनी जल्दी, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन का भी मैं आंसर लिखूँगा तो वो बहुत जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इससे अच्छा जो है वो सॉल्यूशन चला देना रहेगा। ठीक है, तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हमारे MCQs, उसको करते हैं और फिर जो है वो आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि देखिए, ये आप कह लीजिए एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस हैं, या इस जो है वो चैप्टर की ऑल एक्सरसाइजेस कह लीजिए, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसको यही कहें कि MCQs क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे मुख्तलिफ नाम से इनको पुकार रहे होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले MCQs देख लीजिए, तो उसका सॉल्व जो है मैं आपके साथ यहाँ पर जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास MCQs है वो देख लीजिए वो क्या है। तो सबसे पहले MCQs में कह रहे हैं हमें कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो साउंड क्या है, हमें सबको पता है साउंड है एनर्जी की फॉर्म है, बहुत बार हम इसको इस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी है, या थर्मल एनर्जी है, या केमिकल एनर्जी है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा हमें साउंड पैदा करने के लिए केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो केमिकल एनर्जी तो नहीं हुई। और ना ही हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर बार पैदा करनी पड़ती है साउंड पैदा करने के लिए, तो ये भी नहीं हुआ। तो और थर्मल भी नहीं हुआ, हीट भी पैदा नहीं करनी पड़ती। तो क्या हुआ हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वैसे तो इसका पूरा होता है काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन यहाँ सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी आपको कहा गया है। और आपको पता भी है ये एक मैकेनिकल वेव भी है। ठीक है, ठीक है, तो पहला आंसर आ गया आपके पास मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, दूसरे में कहते हैं कि ऑडिएबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट इज। तो आम आदमी यानी मैं और आप, जिसके कान ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है, तो वो कितने तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, कितने से लेके कितने तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। मतलब छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी कितनी सुन सकता है साउंड की, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी सुन सकता है साउंड की। तो बहुत बार मैंने वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को कहा था, बेटा इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लो, याद रख लो। ये जो है हमारे पास क्या होता है, 20 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, हमारे पास ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, और ये 20K हर्ट्ज़। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो 20,000 पढ़ाया था, ये 20K तो नहीं पढ़ाया था। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब आप 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 20,000 ही आएगा, क्योंकि ये K जो है वो प्रीफिक्स है हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास है क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेल्सियस टेम्परेचर इज। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर चारों जवाबात गलत हैं। क्यों, क्योंकि हमने तो पढ़ी है 331 सेल्सियस पर। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से हमने पढ़ रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे गलत है, लेकिन आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अप्रॉक्सीमेट का वर्ड कहा है। अप्रॉक्सीमेट का वर्ड जब कहते हैं ये, तो इसका मतलब ये होता है कि करीब करीब। जैसे 331 है ना, तो 332 भी चल जाएगी और 330 भी चल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, और ये हम पीछे MCQs में पढ़ चुके हैं, पीछे जो है टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरे का आंसर। अच्छा, चौथे का आंसर, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू गैस बिकॉज ऑफ। तो बताई थी अच्छी तरीके से ये बात। देखो, तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ लेक्चर्स में, और बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो यही वजह होती है, मेरे हाथ में मोबाइल होता है और मैं जो है वो बुक से पढ़ा रहा होता हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं यहाँ पर लिखूँ साउंड, ठीक है, और यहाँ साउंड लिखकर जो दिल में आए बता दूँ। लेकिन फिर क्या होगा कि जो बुक में आपको बताया जा रहा है ना, वो बुक आप नहीं बता सकेंगे, वो बुक की चीज़ें नहीं बता सकेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर है वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अपने दिमाग के अंदर जो है वो उसकी इमेज क्रिएट कर ले, या जितने भी टॉपिक है उन सब की। तो एक टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक सारे होते हैं, तो इसलिए जो है वो ज़रूरत होती है मोबाइल की, ताकि देखा जा सके कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, उसके अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना है। या अगर मेरे पास जो है वो इंटरेक्टिव पैनल होता है, यानी LCD टाइप पैनल होता, तो फिर उस पर तो और आसान हो जाता, लेकिन वो नहीं है, तो मोबाइल का हेल्प लेना पड़ती है। ठीक है, तो ताकि आपको बुक से पढ़ाया जाए। बुक अगर आ गई ना, फिर समझ लीजिए सीख गए, बुक नहीं आई तो फिर मुश्किल है। तो MCQs पे आ जाओ।
साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, तो आपको पता है साउंड सबसे ज़्यादा तेज सॉलिड में ट्रेवल करता है, वैक्यूम में नहीं, सॉलिड में। क्यों ट्रेवल करता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा, तो इसका जवाब है सी, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसीलिए वो वाइब्रेशनल एनर्जी को आगे पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, ठीक है, पैक्ड टाइटली, ठीक है, ये आपका इसका जवाब है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिफ्थ पे, पांचवें जवाब पे। तो कहते हैं कि द टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर, दो वो फैक्टर हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट करते हैं एयर में। हमने इससे पहले एक पूरा इस पर टॉपिक पढ़ा था, तो हमने वो कौन कौन से दो फैक्टर्स पढ़े थे, एक फैक्टर हमने पढ़ा था टेम्परेचर का, दूसरा फैक्टर पढ़ा था हमने ह्यूमिडिटी का। अब अगर ह्यूमिडिटी पहले आ जाए और टेम्परेचर बाद में आ जाए तो भी सेम बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो सही जवाब है वो है डी, ठीक है, टेम्परेचर एंड, तो मैं पूरा लिख ही रहा हूँ यहाँ के, ताकि बच्चों को जो भी देख रहा है उसको मुश्किल ना हो समझने में। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ठीक है, ये हो गया आपका पांचवें का जवाब। अच्छा, कहते हैं कि द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड, तो यही सेम एमसीक्यूज हमने शायद चैप्टर नंबर 10 में भी करा था। तो कंप्रेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ कहलाता है। अब ये समझा चुका हूं मैं कि पहले एक आपके पास आ रहा है कंप्रेशन, उसके बीच में आ रहा है रेडिफेक्शन, फिर उसके बाद दूसरे में आ रहा है कंप्रेशन। बहुत जगह पे रेडिफेक्शन को रेरिफेक्शन भी पढ़ा जा रहा होता है, तो मैं अक्सर रेरिफेक्शन या रेरिफेक्शन ही इसको प्रोनाउंस करता हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा यही लफ्ज़ प्रोनाउंस करा है और टीचर को भी यही प्रोनाउंस करते हुए सुना है। अच्छा, सेकंड में पूछते हैं, सेवेंथ में पूछते हैं द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स फ्रॉम फास्टर टू स्लोअर इज। अच्छा, फास्टर से स्लोअर जाना है, स्लोअर से फास्टर आते तो हमारे पास पहले गैस आती, फिर लिक्विड आती, फिर सॉलिड आती। यहाँ पर कह रहे फास्टर से जो है वो आपने स्लोअर में जाना है, यानी सबसे ज़्यादा किस में होगी स्पीड ऑफ साउंड की, स्पीड यानी साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होगी, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ स्पीड ऑफ साउंड होता है ना हमारे पास, यानी साउंड की स्पीड की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है वो आती है हमारे पास सॉलिड में, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में या गैसेस में कह लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है हमारे पास स्पीड साउंड की, सॉलिड में, उसके बाद किस में आती है, लिक्विड में, उसके बाद आती है सबसे कम गैस में। हाँ, अगर ये बोलता कि स्लोअर टू फास्टर तो फिर ये उलट हो जाता, पहले गैस लिखते, लिक्विड बीच में ही रहता, सॉलिड गैस की जगह चला जाता, लेकिन यहाँ उसने कहा हमें फास्ट से स्लो जाना है आपने। अच्छा, अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज़ द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो देखो अल्ट्रासाउंड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं इंडस्ट्री में और साथ ही साथ आपका जो है वो मेडिकल में। तो यहाँ पर जो चार चीज़ें दी हुई हैं इनमें से किस में अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है, यानी इन सब में से किस चीज़ में अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें ये लिखा हुआ है प्री नटल स्कैनिंग, यानी जब हमारे पास जो है वो, मैं इसको बता भी चुका हूँ पहले ही आपको, कि जब कोई जो है वो माँ बनती हैं लेडीज़ तो उससे रिलेटेड ये चीज़ जो है वो रिलेट करती है। तो जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं उसे ये डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब मैं कुछ बात कह दूंगा वो आधी रहेगी, फिर बच्चे बोलेंगे सर इसको भी एक्सप्लेन कर दें, तो वो आधी बातें होंगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप इसे बायो में ही डिटेल में पढ़ें, ठीक है। अच्छा, तो प्री नटल स्कैनिंग। अच्छा, द कॉज ऑफ द इको इज, इको क्यों पैदा होती है, तो आपको सबको पता है रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। इको पैदा होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ई आता है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया हमारे पास, सी है ये हमारे पास, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, विच टाइप्स ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो इनमें से कौन सी किस्म है वेव की जो वैक्यूम में नहीं मूव करेगी।
आपको पता है हमारे पास साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए ऑलवेज मीडियम जो है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास साउंड वेव, और ये जो बाकी दिए हुए ना इंफ्रारेड रेडिएशन और माइक्रोवेव्स और एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके बाद अब बस शुरू होने वाली हैं हमारी, तो उसको वहाँ पर जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले का जवाब हो गया आपके पास, मैं बताता जाता हूँ, मैकेनिकल वेव। दूसरे का हो गया 20 to 20 के हर्ट्ज। तीसरे का हो गया 332। चौथे का आपके पास जवाब हो गया सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली। पांचवे का आपके पास जो है वो जवाब हो गया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। और छठा हो गया वेवलेंथ। सातवां हो गया सॉलिड लिक्विड गैस। आठवां हो गया आपके पास प्री नटल स्कैनिंग। नवा हो गया आपके पास रिफ्लेक्शन। 10वां हो गया आपके पास साउंड वेव। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक और डिटेल और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आपको मुश्किल हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो रटने वाले नहीं हैं। इतने सारे क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से कौन बच्चा रटेगा। आई थिंक कम से कम भी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं, तो कम से कम भी ये 30 से अबव ही क्वेश्चन नज़र आ रहा है, पार्ट्स भी बने हुए ना फिर, तो कौन बच्चा इतने सारे क्वेश्चंस को रटेगा। तो समझ लीजिएगा, अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, या जो मैंने लिखवाया है उसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को लगे कि वो अपनी वर्डिंग में अच्छे लिख सकता है इसके जवाबात, तो एज योर विश आप लिख सकते हैं, कोई जो है वो ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो अब आ जाए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो MCQs हमारे हो गए क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में आपको पता है पूरे लिख तो नहीं सकता बोर्ड पे, क्यों, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है। तो इससे अच्छा बेहतर क्या होगा कि एक साइड पे मैं होऊंगा, एक साइड पे बुक का पेज होगा, क्वेश्चंस होंगे, दूसरी साइड पर उसके आंसर्स चल रहे होंगे, तो वो देखते रहना आप लोग। चलो भाई, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, कैसे साउंड को पैदा करोगे, क्योंकि साउंड आपको पता है ना खुद ब खुद पैदा नहीं होता, आपको डिस्टर्बेंस पैदा करनी पड़ती है, वाइब्रेशंस करनी पड़ती हैं। तो चलो इसका जवाब देखो, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस। When you hit the skin of the drum, it start vibrating and it move back and forth very quickly. डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ सबसे पहले टॉपिक में, कि जब आप किसी भी ड्रम के ऊपर हाथ मारते हो तो ड्रम क्या करता है, ड्रम का जो सरफेस होता है वो ऊपर नीचे मूव करने लगता है। अब ड्रम के इर्द गिर्द होते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है वो ड्रम, और फिर क्या होता है, हमारे पास मोशन शुरू हो जाता है और जिससे साउंड क्रिएट हो जाता है। तो सेम यही चीज़ इधर भी मेंशन्ड है, इसको लिख लेना, ठीक है, मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब हाउ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन आर प्रोड्यूस इन द एयर नियर अ सोर्स ऑफ द साउंड। तो डायग्राम की मदद से बताओ कंप्रेशन और रेरिफेक्शन साउंड पैदा करने वाली चीज़ के इर्द गिर्द कैसे बनती है। मतलब साउंड पैदा कर रहे हो और इर्द गिर्द उसके मतलब एक सोर्स है, समझ लो एक साउंड का सोर्स है आपके पास, इसके इर्द गिर्द क्या पैदा होगी, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। तो डायग्राम की मदद से बताओ ये कैसे पैदा होती है और किस तरह की ये शेप्स रहती हैं। तो डायग्राम मैंने इसमें मेंशन कर दी है, डायग्राम आपको जो है वो 11.2 बुक से ही लेकर मेंशन की है, तो उसको देख लेना। और इसके बराबर में ये जो लिखी हुई है हेडिंग, ये ज़रूर लिख लेना। कभी भी आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता कि भाई बस डायग्राम बना के चले जाओ। आई थिंक आज तक इस तरह का नहीं आया होगा। कंप्यूटर में एक आता था CPU या इससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनानी होती थी, मेरे टाइम पे भी आया था, लेकिन वो मैंने नहीं किया था, आ नहीं रहा था मुझे, या बनाया भी था तो बहुत रफली बना दी थी। तो उसमें आता था बस, उसमें कुछ रिडिफाइंड बस डायग्राम होती थी। लेकिन बाकी जो है वो बायो में, फिजिक्स में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आता जिसमें सिर्फ डायग्राम देनी हो, बल्कि उसके साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होता है, क्योंकि डायग्राम में क्या चीज़ आपने वाजे की है, क्या बताया है, वो तो लिखो कम से कम, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लेना। नाउ वी कंसीडर दैट द कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन ऑफ साउंड वेव आर ड्यू टू स्लाइटली चेंज इन द एयर प्रेजेंस। देखो भाई, एयर मौजूद होती है ना जब भी कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है, वाटर हो या दूसरा सॉलिड भी हो सकता है। तो एयर मौजूद होने की वजह से कंप्रेशन और रेरिफेक्शन आपका हो रहा होता है। अब यहाँ डायग्राम में देखो, जहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं, इधर डायग्राम देखो, जहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं, मैं करीब लाके दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको फोकस कर देता हूँ। तो जहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है, ब्लैक रीजन बन गया है, वो कंप्रेशन यानी उधर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा मौजूद है। और जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर नज़र आ रहे हैं और जो है
आपके पास वाइट वाइट सा जगह आ रही है तो वो रेरिफेक्शन है। अब दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस, एक देखो इधर, एक आपके पास यहाँ पर आ रहा है रेरिफेक्शन और ये दो कंप्रेशन आ रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है आपके पास, ठीक है। तो कंप्रेशन यही लिखा हुआ है कि जहाँ पर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हो तो वो कंप्रेशन का रीजन हो जाता है, और जहाँ पर आपके पास पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा कम हो वो रेरिफेक्शन हो जाते हैं। कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और वो प्रेशर लगाते हैं, और रेरिफेक्शन में प्रेशर कम होता है। यही चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल मेंशन कर दी है मैंने। अच्छा, अब आ जाते हैं 2A। अच्छा, काम करता हूँ क्वेश्चन के नंबर भी मार्क कर देता हूँ ताकि वो स्टूडेंट जो कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को आए हैं तो वो भी देख सकें। मकसद व्यूज़ नहीं है, मकसद ये है कि बच्चे जो देखना चाहे वो देख सकें, इसलिए तमाम चीज़ें कराता हूँ। व्यूज़ होते तो बस 2-3 MCQs, 2-3 क्वेश्चन आंसर्स कह के और 2-3 न्यूमेरिकल करा के 10-15 मिनट में वीडियो ख़त्म करके कह देता कि बाकी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है तमाम चीज़ें करा देता हूँ ताकि बच्चों के लिए आसानी रहे। क्वेश्चन 2 का पार्ट A करते हैं। वाई आर साउंड वेव रिफर्स टू एस मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, या उससे मैकेनिकल वेव को क्यों जोड़ा जाता है साउंड वेव को? तो यार अच्छी तरीके से आपको पता है ये बात। साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव बिकॉज दे नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। कोई भी साउंड बगैर मीडियम के नहीं पैदा किया जा सकता। स्पेस में साउंड पैदा नहीं होता, बताया अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में गाइड कर रखा है पहले ही। तो लेक्चर्स प्रीवियस देख लेना, टॉपिक्स लिखते रहना, साउंड के टॉपिक लिख लेना और चैनल विजिट कर लेना, तो मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स आपको, सारे कराकर फिर ये MCQs ये एक्सरसाइजेस पर आया हूँ मैं। तो जो डेली स्टूडेंट्स हैं मेरे वो जानते हैं इस बात को कि मैं तमाम चीज़ें कराकर ही एक्सरसाइजेस करता हूँ, वरना कभी भी एक्सरसाइज पहले नहीं कराता। तो प्रोपेगेशन यानी इसको मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत रहती है। बगैर मीडियम के ये जो है वो नहीं मूव कर सकता, इसीलिए ये मैकेनिकल वेव है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि ये तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो बिल्कुल ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, मैकेनिकल वेव भी है। मैकेनिकल वेव इस तरह से है कि इसको पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए है कि इसमें कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है, यानी पार्टिकल्स भी सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव मोशन करती है। तो पता चल गया मैकेनिकल वेव क्यों है, और पता चल गया होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है, ठीक है। और बाकी फिर ये और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक एयर और लिक्विड, लाइक वाटर और मेटल लाइक सिल्वर। तो मेटल यानी सॉलिड को भी यहाँ जिक्र कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 2B ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, साइट एंड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट दिस स्टेटमेंट। साउंड को मोशन करने के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल यानी कोई मीडियम चाहिए, मीडियम यानी मटेरियल ही होता है, सही है। मुझसे किसी ने पूछा भी था सर मीडियम क्या होता है। हाँ देखो, मीडियम कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ किस मीडियम के थ्रू, मार्कर ये एक मीडियम है, एक चीज़ समझ लो। थिंग्स होती है ना, थिंग होती है ना, थिंक, उसी को आप मीडियम भी कह सकते हो, ठीक है। जो थिंग्स होती हैं उसी को आप मीडियम भी कह सकते हो, वो मीडियम ही होती है, चीज़ें। बस यहाँ पे थिंग्स नहीं इस्तेमाल किया जाता, बहुत ही कॉमन वर्ड है थिंग, इसलिए यहाँ मीडियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करा जा रहा होता है। हाँ, तो बताओ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, सवाल ये है कि बताओ साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके बताओ, अब लिख के नहीं बताओ, अब एक्सपेरिमेंट करो, बड़े हो गए हो बच्चों आप लोग। तो चलो भाई, हमें तो आता है, हमने तो पढ़ा है, क्या प्रॉब्लम। देखा है ना, जो बच्चा पेपर देने जाता है और पढ़ के जाता है तो कैसा खुश होकर पेपर देता है, और जिस बच्चे को नहीं आ रहा होता वो थोड़ा दुखी रहता है। तो हमने तो पढ़ा है तो हमें तो पता है, हम बता देंगे भाई। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो टाइम वेस्ट करके, मतलब टाइम वेस्ट करने से मुराद ये है कि इसको पहले एक और बार डिटेल में बताऊं। मैं पहले ही एक बार डिटेल में इसको लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो, एक जो है हमारे पास जार होता है, उसके अंदर एक बेल लटकाई हुई होती है, और एक ना वैक्यूम पंप होता है। ये डायग्राम देखते रहना, डायग्राम ये बनी हुई साइड में आ भी रही होगी, शायद पूरी डायग्राम शो कर दी थी मैंने। तो पहले जो है ना, जार के अंदर एयर मौजूद होती है और बाहर भी आ रही होती है, तो फिर जैसी बेल बजती है हमें आवाज़ आती है। अब हम क्या करते हैं, जार के अंदर से तमाम एयर बाहर खींच लेते हैं, और कोई भी मीडियम नहीं रहता जार के अंदर, और बेल हवा में लटकी हुई है, जार से भी नहीं टकरा रही, गिलास से। तो फिर बेल जब अंदर बजती है तो कोई आवाज़ नहीं आती, क्यों? क्योंकि अंदर कोई मीडियम रहा ही नहीं। तो इससे पता चल गया कि मीडियम के बगैर साउंड सुनाई नहीं देता, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। आप चाहे तो अपने घर पे भी कर सकते हो, लेकिन मसला क्या है, वैक्यूम पंप नहीं बना सकोगे, वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसको बनाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना
ध्यान रखना पड़ता है कि गलती ना हो, वरना फिर वैक्यूम क्रिएट नहीं होता। ठीक है, चलो अब हमारा सवाल था बी हो गया। अब आ जाओ, अब ये एज इट इज़ पूरा का पूरा लिख लेना। ठीक है, एज इट इज़ ये पूरा का पूरा लिख लेना। अच्छा, कैप मेरा मार्कर का गिर गया, पहले मैं कैप भी उठा लेता हूँ। 3A। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहो ना तो ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, 1000 सालाना उसकी फ़ीस है, जिसमें नोट्स, लेक्चर्स, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चे बोलेंगे सर आप फ्री में ऐड कर लें ग्रुप में, तो देखिए मैं कर लेता, बेशक कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं तो वो नोट्स हमें लिखने पड़ते हैं तमाम। ठीक है, और एक टीचर को नोट्स लिखने के लिए महीनों लग जाते हैं, क्योंकि उसकी फिर रिसर्च होती है, स्टडी होती है, फिर 2 मुख्तलिफ चीज़ों से भी नोट्स लिखते हैं, और फिर आपको ग्रुप में मेंटेन भी, तो आपको ग्रुप में जो है वो जो है लेके भी चलना होता है, उसके लिए भी अलग लोग होते हैं, तो तमाम चीज़ें लेके चलनी होती हैं, इसीलिए इसकी हम फ़ीस रखते हैं, वो भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो, और बाकी फिर आपको लेक्चर तमाम चीज़ें भी मिल जाएंगी उसमें, तो बिल्कुल कम से कम फ़ीस रखी है। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी लेक्चर्स मिल जाया करेंगे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, जैसे जैसे हमारा होता रहेगा। अच्छा, कहते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस, तो डिफरेंसेस ही पूछ रहे हैं एक तरह से, तो डिफरेंस बना के लिख दिए हैं मैंने कि साउंड विच आर नॉट प्लेजेंट टू हेयर इट्स कॉल्ड नॉइस। तो जो सुनने में अच्छा ना लगे वो नॉइस है, और जो सुनने में अच्छा लगे वो म्यूज़िक है। अच्छा, वी डू नॉट लाइक सच साउंड, हम इस तरह के साउंड पसंद नहीं करते, नॉइस। जैसे कि गाड़ियों का जो है वो गाड़ियों का शोर सुनना किसी को पसंद होगा? मेरे ख्याल से नहीं। अगर कोई वर्कर हथौड़े से किसी चीज़ को ठोक रहा है, किसी को सुनना पसंद होगा? सर पे लगेगी आवाज़ जाके बार बार, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आ रही होगी। और म्यूज़िक सुनना सबको पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें एक जो है ना पैटर्न आ रहा होता है। सबको पसंद होने से मतलब सबको नहीं है, मतलब कुछ लोगों को पसंद होता है। सबको बोलूँगा तो फिर बच्चे बोलेंगे सर हमें तो नहीं पसंद, तो कुछ लोगों को पसंद होता है। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल दे दो, नॉइज़ किस किस चीज़ से होती है? ट्रैफिक की वजह से होती है, और अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाए तो भी नॉइज़ पैदा होती है। और बाकी साउंड ऑफ व्हीकल्स, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। एग्जाम्पल जो म्यूज़िक की थी ना वो चली गई है नॉइस में, और जो एग्जाम्पल थी साउंड की, जो एग्जाम्पल थी नॉइस की, वो चली गई है म्यूज़िक में। तो आप जो है ना म्यूज़िक की जो एग्जाम्पल्स हैं उसको नॉइस में लिख लेना। जैसे कि ये नॉइस ऑफ व्हीकल्स जो है ना ये नॉइस में जाएगा। ठीक है, साउंड ऑफ व्हीकल्स ये नॉइस में लिखना, इसको इसकी एग्जाम्पल्स में ना लिखना, म्यूज़िक की एग्जाम्पल्स में। ठीक है, बाकी ये सही कर लेना, ये थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। आओ 3B करते हैं। ठीक है, 3B शुरू करते हैं। 3B में कहते हैं एक्सप्लेन हाउ नॉइस इज हार्मफुल टू ह्यूमन। आपको पता है नॉइस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ये जान भी ले सकती है किसी इंसान की। अब कैसे? कोई इंसान बहुत ज़्यादा शोर में घंटों तक रहेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा दर्द के मारे। ठीक है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अगर अब तक शायद आपको नहीं पता था, लेकिन अब पता चल जाएगा। कहते हैं ना यार मैंने बहुत ज़्यादा शोर सुना इसलिए मेरा सर दर्द कर रहा है, तो इससे ये बात साबित होती है कि ये ख़तरनाक है। तो चलो यहाँ लिखो, यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ा ख़तरा नहीं बताना नॉइस का, बस छोटा मोटा बताना है कि किस तरह से बंदे को हाइपर टेंशन होती है। जब मैंने ये नॉइस पढ़ाया था तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा था। टू एक्सेसिव नॉइस लेवल हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज दे कैन कॉज कंडीशन सच एज स्ट्रेस एंड डिस्टर्ब कंसंट्रेशन। तो देखो, जब ज़्यादा आप शोर सुनते हो ना तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं बाजा बजाना शुरू कर दूँ, वो जो 14 अगस्त पर बज रहे होते हैं, तो आप बोलेंगे सर इससे तो बंद करें प्लीज़, क्यों हम परेशान हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, वो वीडियो ही बंद कर देंगे। तो क्यों? क्योंकि ये जो है ना नॉइस हमारे को डिस्टर्ब करता है, हमारे अंदर हाइपर टेंशन, स्ट्रेस और गुस्सा लेकर आता है, एंगरपन हमें लेकर आता है। तो बाकी ये इसका यही जवाब है, लिख लेना। ठीक है, अच्छा, तो ये नॉइस हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर, 4A। ठीक है, डिफाइन द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड। जब भी वो और लिख देते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि इसका नाम ये भी है और ये भी है। अगर क्वालिटी की जगह टिम्बर लिखा हुआ आ जाए ना तो भी क्वालिटी की डेफिनेशन लिखना। ठीक है, अच्छा, जब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, जब भी डिफाइन बोले तो डिफाइन करो, एक्सप्लेन मत करना कभी भी। तो डिफाइन बोला तो डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ डिफाइन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। देखो, दो ऐसे साउंड है जिनकी लाउडनेस यानी आवाज़ और फ्रीक्वेंसी यानी पिच सेम है, लेकिन फिर भी आप उन्हें अलग अलग समझ पा रहे हो। तो वो किस वजह से समझ पाते हो? क्वालिटी की मदद से।
फॉर एग्जाम्पल वायलिन से निकलने वाले साउंड की क्वालिटी कुछ और होगी और गिटार से निकलने वाले साउंड की क्वालिटी कुछ और होगी। मैं दोनों चीज़ें एक साथ बजाऊँ, वायलिन भी गिटार भी, और एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस भी मिले आपको, लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर ये वायलिन बज रहा है, ये जो है वो गिटार बज रहा है, या इस तरह के दो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं इस जो है ना म्यूज़िक में, तो कैसे पता चलेगा आपको? क्यों? क्योंकि आपने क्वालिटी को आप समझते हो कि क्वालिटी अलग अलग होती है साउंड की, जब भी हमें साउंड को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक गाना बज रहा है, एक गाने में ढोल भी बज रहा है और वायलिन, पियानो और मुख्तलिफ चीज़ें, आप सबको पहचान पा रहे हो कि भाई इस गाने में एक्टर गा भी रहा है, पीछे जो है बैकग्राउंड में वायलिन भी बज रहा है और पियानो भी बज रहा है, और देखते ही सुनते ही पहचान लोगे, देखोगे तो नहीं, सुनोगे, ठीक है, तो सुनते ही पहचान लोगे। कैसे? क्वालिटी की मदद से। तो मुख्तलिफ चीज़ों की क्वालिटी मुख्तलिफ रहती है। B, 5B, 4B, it is possible that two or more waves from different musical instrument combine to form a single wave। तो कह रहे हैं कि क्या ये चीज़ मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ वेव्स को मिलाकर, दो मुख्तलिफ म्यूज़िकल वेव्स को मिलाकर एक वेव बन जाए, मतलब एक आवाज़ सुनाई दे। फॉर एग्जांपल इस तरह समझ लो कि एक बंदा गिटार बजा रहा है और एक बच्चा पियानो बजा रहा है, बंदा, तो दोनों सेम टाइम पे बजा रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की बजा रहे हैं, सेम लाउडनेस की बजा रहे हैं और सेम ही तमाम चीज़ें करके बजा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों मिलकर तीसरी कोई अलग आवाज़ सुनाई देने लगे, नहीं, अलग अलग दोनों ही समझ में आने लगेंगे। अभी क्वालिटी पढ़ चुके हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसको लिख लो जवाब में भी, वेव्स इन एयर और वाटर कैन पास थ्रू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से पास तो हो जाती हैं ये वेव्स, बट दे डोंट रियली मर्ज। तो देखो वेव्स एक दूसरे से पास हो जाती हैं, वाटर से पास हो जाती हैं, एयर से पास हो जाती हैं, और बाकी इनके और भी फिनोमिनस होते हैं जो कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मर्ज आपस में नहीं करती, ठीक है, ये अलग अलग रहती हैं। अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हैं, एक जैसे इंस्ट्रूमेंट की है तो मर्ज कर सकती है, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मर्ज नहीं करती कभी भी। तो बाकी यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप बात इजीली समझ जाओगे। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आखिर में इसके एक बात और लिखी हुई है, दिस इज रिलेट टू द linearity of the medium and conservation of energy। तो वेव क्या करती है, मतलब साउंड क्या करता है कि एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, अब इसका कंजर्वेशन रहने का जो प्रोसेस है ना, और जो इसका ये लॉजिक है, ये आगे टॉपिक्स में हमारे पास आएगा, तो अभी तो यहाँ इसको पढ़ने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसको आगे हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। कभी भी टीचर को ना टॉपिक से हट के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर बात हो रही है फिजिक्स की और मैं पढ़ाना केमिस्ट्री शुरू कर दूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा इस तरह, तो आप वीडियो लंबी कर रहे हैं बेखामखी में। तो ये नहीं करना चाहिए, हमेशा टॉपिक पर रहना चाहिए, और मैं भी यही करता हूँ, आपने हमेशा देखा होगा, आगे पीछे नहीं जाता, हमेशा टॉपिक पर रहता हूँ। अच्छा, तो 5B 5A करेंगे इसके बाद। तो वाई इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड और गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज़्यादा होती है सॉलिड में? इसी तरह का MCQs पढ़ा था और वो बिल्कुल वही सेम जवाब भी लिख सकते हो यहाँ, लेकिन इतना छोटा जवाब तो नहीं लिखोगे, तो इसीलिए इसका डिटेल आंसर लिख देते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिफाइन कर दिया, लेकिन यहाँ बेसिकली ज़्यादातर सॉलिड को फोकस करा जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव, साउंड वेव मैकेनिकल वेव पता चल गया है आपको, मीडियम जरूरत होती है। एनी मीडियम दैट कंटेन पार्टिकल्स कैन ट्रांसमिट साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट द सेम इन ऑल मीडियम्स। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि भाई देखो, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, जो चीज़ है जो पार्टिकल्स को रखती है, उसमें से आप साउंड वेव को ट्रेवल करा सकते हो, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स रखने वाली चीज़ है, जैसे कि पेन, मार्कर और ये मोबाइल, इसमें से भी साउंड मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि साउंड की जो ज़्यादातर स्पीड होती है ना, वो सॉलिड में होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से पैक्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ी में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए वो इतनी अच्छी तरीके से साउंड को आगे ट्रैवल नहीं करा पाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ आगे पढ़ते हैं। तो ये लिख लेना पूरा, ठीक है, तो डिफाइन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा गैस से रिलेटेड भी है, तो वो भी लिख लेना ताकि गैस भी डिफाइन हो जाएगी। अच्छा, अब कहते हैं कि 5B कहते हैं कि एक्सप्लेन
ये 2 फैक्टर्स एक्सप्लेन करो जिस पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है एयर में, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अच्छी तरीके से आपको ये बताएं। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो अ कंडीशन दैट affect द स्पीड ऑफ साउंड। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो भाई, सबसे पहले तो टेम्परेचर समझ लो। टेम्परेचर क्या होता है पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब ये मोबाइल मैंने हाथ लगाया, बहुत गर्म हो रहा है, तो मुझे पता चल गया गर्म है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या मैं बोलूँगा इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बेटा हाथ नहीं लगाना। मैंने कोई बर्फ़ को हाथ लगाया, बहुत ठंडी है, मुझे महसूस हुई ठंडक, मुझे जो है वो उसकी कूलनेस महसूस हुई, तो मैंने कहा कि बहुत ठंडी है। कैसे पहचाना? टेम्परेचर की मदद से। अब टेम्परेचर क्या होता है कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है ना, ये उससे रिलेट करता है, ये उसका सम होता है, ठीक है। तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो इसको हम डिटेल में हीट के चैप्टर में जो आगे शायद आएगा, या निकल गया पीछे, उसमें पढ़ा भी था हमने 9 में, तो ये पढ़ा चुका हूँ, मुझे अच्छी तरीके से बात याद है। तो देखो, स्पीड ऑफ साउंड भी जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा स्पीड ऑफ साउंड उतना ज़्यादा होगी। और ये टेम्परेचर जो है ना आप एब्सोल्यूट स्केल में लेते हो। एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल में लेते हो। फॉर्मूला इसका लिख लो, इसमें भी लिखा हुआ है, अभी आगे न्यूमेरिकल में भी आएगा, 331। ये स्पीड ऑफ साउंड है 0 सेल्सियस पर, केल्विन पे नहीं, सेल्सियस पर। और ये है आपके पास टी टेम्परेचर, जो कि आप लोगे केल्विन में, ये के लिख रहा हूँ यहाँ में। और 273 आपको पता है, 273 बराबर होता है हमारे पास कितने के? 273 हमारे पास बराबर होता है, अगर आपके पास सेल्सियस 1 है तो ये केल्विन के ही बराबर कहलाता है। यानी इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आप 0 सेल्सियस लोगे तो ये 1 केल्विन के बराबर होता है, 273। कैसे? ज़रा इसको समझ लो। ये है टी और केल्विन में निकाल लो, और सेल्सियस आपको दिया हुआ 0 सेल्सियस। तो यहाँ में लिखा हुआ है 273 और प्लस 0, तो ये क्या आ रहा है? टी के इज इक्वल टू 273। तो 0 सेल्सियस पर हमारे पास कितने केल्विन आते हैं? 273 केल्विन आ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने इसको इस तरह भी प्रूफ कर लिया, इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। चलो इसको रिमूव कर देता हूँ, तो इसको एज इट इज लिख लेना। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ये बात याद रखना कि ह्यूमिडिटी पे भी टेम्परेचर जो है वो, ह्यूमिडिटी पे भी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। ये P क्या है? रॉ यानी डेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा आपके पास डेंसिटी कम होगी ना, उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड आपके पास ज़्यादा आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या एक्सप्रेशन। इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि इधर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। द इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम देन दैट ऑफ ड्राई एयर। अच्छा देखो भाई, देखो ड्राई एयर में ना आपके पास स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, और मॉइस्ट एयर यानी ह्यूमिडिटी में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कम आ रही होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है ना वाटर का, वो कम होता है, और जो ड्राई एयर होती है ना उसमें आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आ रहा होता है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा स्पीड होती है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा किस में है, ड्राई एयर में या मॉइस्ट एयर में, तो आप बोलेंगे ड्राई एयर। ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक में मैंने ये इसका लॉजिक भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ बताऊँगा तो कम से कम मुझे 10-15 मिनट चाहिए होंगे, तो वहाँ पर 10-15 मिनट लगा के मैंने ये पूरी चीज़ बताई थी, तो उसको देख लेना तो पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। जबकि ज़्यादा तो डेंस्ड, यानी हमें ऐसा लगता है ना ज़्यादा डेंस तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी शामिल है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, इसीलिए वो कम डेंस्ड होती है। पार्टिकल्स तो ज़्यादा मौजूद होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर मास कम होता है। अच्छा अब आ जाओ 6। तो ड्यूरिंग द लेक्चर जिन बच्चों की कॉल आ रही होती है, जैसे कि अभी मुझे आ भी रही है, तो मैं उनकी कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, या कभी कभार लेक्चर रोक के कर भी लेता हूँ। लेकिन अगर आपने कॉल की है और मैंने नहीं पिक कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं समझ लें मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अब देखें, आपको नहीं पता कि अभी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह 8 से लेकर रात 8 या 9 बजे तक या 12 बजे तक। लेकिन अब लेक्चर रिकॉर्ड करने की टाइमिंग मेरी अलग अलग होती है, तो इसीलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिल ही रहे हैं बच्चों की कॉलों के, तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं लेक्चर से फ्री होता हूँ तो आप लोगों की कॉल्स के जवाब दे दूँगा।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है हमारा 6A। तो कहते हैं डिफाइन इको। इको यानी जो साउंड की रिफ्लेक्शन होती है उसे डिफाइन करो। तो बस डिफाइन बोला है तो बस छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। द रिपीटेशन ऑफ द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज एन इको। तो जो साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आपको सुनाई दे तो उसे हम बोलते हैं इको। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन करा था डिटेल में, ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं कि इसका बी पार्ट भी है, इसके बाद फिर सी पार्ट भी है। आखिर में ये जो है ना पार्ट्स बढ़ा देते क्वेश्चन के। और ये समझ लीजिए लॉन्ग इसी तरह से आएंगे आपको। ए क्वेश्चन ए होगा, मतलब 1 होगा, उसका ए बी सी होगा, या इसको रोमन में भी लिख सकते हैं वो। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सोनर। सोनर क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये होता है सोनर। अब ये काम कैसे करता है इसमें लिखा हुआ है, सोनर इज एक्सटेंसिवली यूज इन मरीन एप्लीकेशन। मरीन यानी बहरी जहाज़ों में, या जो समंदर में चीज़ें जाती हैं ना, जहाज़ ही जाते हैं समंदर में, उसमें ये इस्तेमाल होता है मरीन में। मरीन यानी बहरी या समंदर को कहते हैं उर्दू में, ऐसे लिख लो, ठीक है, बहरी, ठीक है। बह, ये हे बनाया मैंने, थोड़ा सा हे मेरा ना दब जाता है, इसको थोड़ा सा बेहतर करके बनाया, बहरी। तो समंदरी या बहरी जो हमारे पास जहाज़ होते हैं ना, उसमें ये सिस्टम लगाया हुआ होता है। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल मेथड है इसके काम करने का, कि ये जो है वो अल्ट्रासाउंड निकालता है, और शिप बना देना छोटी सी, ये जो है वो अल्ट्रासाउंड निकालता है। और अगर सबमरीन यहाँ पर मौजूद है, इस तरह की होती है ना सबमरीन, इस तरह की होती है सबमरीन, अगर सबमरीन यहाँ पर मौजूद होती है तो फिर ये जो साउंड है वो टकरा कर आता है, और एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इस साउंड को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये जो टकरा कर रिफ्लेक्शन आती है साउंड की, इसको जो है वो एक्सेप्ट करता है, और फिर वो बताता है कि कोई चीज़ अगर हमारे से कितनी दूर मौजूद है। सिंपल मेथड है। ट्रांसमीटर क्या करता है कि अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर कर बताता है, मेजरमेंट कर कर। तो ये एक थोड़ी एप्लीकेशन भी इसमें लगी होती है। तो ये पूरा एज इट इज़ है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिख लेना। यहाँ बस मेरा बेसिक मकसद है इसके आंसर देना। अच्छा, अब कहते हैं कि हाउ कैन डिफेक्ट इन अ डिटेक्ट, सॉरी ये डिटेक्ट है, शायद डिफेक्ट लिख दिया गया है। हाउ कैन डिफेक्ट इन अ मेटल ब्लॉक बी डिटेक्टेड, अच्छा डिफेक्टेड सही है। हाउ कैन डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक बी डिफेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो डायग्राम देख लो, एक काम करो, डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। मैंने डायग्राम दी भी है, डायग्राम यहाँ से दिखा देता हूँ। तो देखो ये इसका आंसर है जो कि चल रहा होगा, आंसर इसका बराबर में ये इसका चल रहा होगा। क्वालिटी कंट्रोल मैंने इसकी जो है वो डेफिनेशन डाली है। आंसर इसका क्या है कि आप जो है ना वो अल्ट्रासाउंड को इमेट करते हो। सिंपल, अल्ट्रासाउंड को इमेट किया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड इमेट होता है तो सामने लगाया हुआ होता है इन्होंने एक डिटेक्टर। तो फिर वो जो है इस तरह से देख लो, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, मैं इसको फोकस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जाके डिटेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर बीच में कोई होल है या कहीं पे जो है वो क्रैक आया हुआ है, तो वहाँ से अल्ट्रासाउंड लगकर वापस आ जाएगा और यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होगा। तो हम समझ जाएंगे कि इस रीजन में कोई टूट फूट हुई हुई है। समझ गए कि अल्ट्रासाउंड अगर कोई भी टूट फूट नहीं थी, कोई क्रैक नहीं था, तो गुजर जाना चाहिए था। लेकिन जो है वो क्रैक होने की वजह से ये गुजरता नहीं है, रुक जाता है, तो इससे हम पकड़ लेते हैं। तो इसको जो है वो एज इट इज़ आपने क्या करना है, लिख लेना है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अल्ट्रासाउंड हैज़ हायर पेनिट्रेटिंग पावर ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासाउंड की पेनिट्रेटिंग, यानी पेनिट्रेटिंग के मतलब कि कोई चीज़ किसी चीज़ में घुस के निकल जाए, घुस के चली जाए, तो ये होता है पेनिट्रेटिंग। ठीक है, तो चलें आप इसको आगे जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं 7A पर। तो इसको एज इट इज़ लिख लेना। मैं पहले इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छी तरीके से। 7A। अच्छा, तो ये तीनों डेफिनेशंस एक ही साथ में चलवा दूंगा, तो देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले है इंफ्रासोनिक, उसके बाद है
द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग, और फिर अल्ट्रासाउंड। तो ये थोड़ा आगे पीछे आ रही होगी, मतलब पहले अल्ट्रासाउंड आ रही होगी, उसके बाद इंफ्रासोनिक आ रही होगी। तो मैं पहले पढ़ देता हूँ अल्ट्रासाउंड कौन सी है आपके पास। सबसे पहले जो लिखा है ना वो अल्ट्रासाउंड वाली डेफिनेशन है, द साउंड विथ फ्रीक्वेंसी अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज नोन एट अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड वाली हो गई। और ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज तो ये बीच में लिखी हुई है, और सबसे नीचे लिखी हुई है इंफ्रासोनिक। तो यहाँ पर थोड़ी तरतीब उल्टी है, पहले आपने इंफ्रासोनिक लिखनी है, यानी सबसे पहले नीचे वाली डेफिनेशन लिखना जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज नोन एज इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक साउंड वो होता है जो कि ह्यूमन या किसी भी जो चीज़ है उसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी के बाद जो साउंड शुरू होती है फ्रीक्वेंसी, वो होती है आपके पास इंफ्रासोनिक। फॉर एग्जांपल मैं कहना ये चाह रहा था, शायद थोड़ा ज़्यादा फ्लो में बोल दिया मैंने, कि ह्यूमन एयर जो है वो सुन सकता है 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना ह्यूमंस के लिए वो होगी इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इंफ्रासोनिक कह लो या इंफ्रासोनिक साउंड कह लो। अच्छा, अल्ट्रासोनिक क्या है? हम जो है वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद जो साउंड फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो होगी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। और उसके बाद ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक रहती है हमारे पास। ठीक है, आप 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ सुन सकते हो। इसके बाद फिर 20,000 के बाद आपके पास अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाता है, और 20 के बाद आपके पास इंफ्रासोनिक शुरू हो जाता है। तो ये पूरा लिख लेना। अच्छा, क्लीनिंग 7 का 1 2 3 4 5 सब ऐसे ही हो गया। उसके जो है ना ऐसे था कि पहले इसका एक पार्ट बना हुआ था, फिर पार्ट के मज़ीद पार्ट बना दिए थे उन्होंने। ठीक है, फिर इसका अब 7 का बी है, हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। तो देखो, अल्ट्रासाउंड को क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद अगर किसी के जो है वो फादर या मदर डॉक्टर हों तो वो उनसे ये पूछिएगा, या अगर किसी के फादर ज्वेलर हों, ज्वेलर यानी सुनार हो, या अगर किसी के फादर ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पर साउंड को सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपको ये बताएंगे, तो आप उनसे पूछिएगा। लेकिन मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं भी बता देता हूँ, खड़ा हूँ बेसिकली। तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखा हुआ है क्लीनसिंग, तो ये क्लीनिंग कर लीजिएगा, इसका ऐसा डाल दीजिएगा। देखो, अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज टू क्लीन मैनी ऑब्जेक्ट इवन इन हार्ड टू रीच प्लेस, ज्वेलरी, डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हाथ से साफ़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक ज्वेलरी का सेट दे दूँ, सोने का सेट, बोलो इसको साफ़ करो, तो वो आप साफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स नग बने हुए होते हैं। वहाँ पर ना आपका ब्रश जा रहा होगा, ना कपड़ा, ना हाथ, तो कैसे साफ़ करोगे? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कैप ही दे दूँ, बोलो इसे साफ़ करो, तो आप इतनी आसानी से साफ़ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसमें इंक रही जाएगी, क्योंकि ना आपका हाथ जा रहा होगा, ना ब्रश सही से। लेकिन अगर अब मैं इसे अल्ट्रासाउंड की मदद से साफ़ करूँ तो बड़ा ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगा। कैसे? कि मैं इसे एक लिक्विड में रख दूंगा, उसमें अल्ट्रासाउंड को पास कराऊंगा। मशीन भी बनी हुई होती है बराबर में, क्लीनिंग के बराबर में बनी हुई होगी, ऊपर बुक में देख लेना जाके। तो उसमें मैं रख दूंगा, फिर जब अल्ट्रासाउंड उसमें से गुजरेगा तो जितने भी डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे गंदे पार्टिकल्स होंगे वो इससे निकल जाएंगे, और ये बिल्कुल नया से चमकदार हो जाएगा। अक्सर आपने रिस्टोरेशन की वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पर, वो बाइक को नई बना देते हैं, बंदूकों को नई बना रहे होते हैं, और खिलौनों को नया बनाते हैं, और जो है नाइफ कैंची इनको नया बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक पानी लेते हैं, पानी के अंदर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से भी वो, मतलब लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के अंदर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से भी वो क्लीनिंग करते हैं। तो हर वीडियो में नहीं हो रहा होता, ऐसा कुछ वीडियो में कर रहे होते हैं वो, जहाँ ज़रूरत होती है उन्हें। तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए कैसे कि जो भी चीज़ क्लीन करनी है उसको लिक्विड में डाला और उसमें से अल्ट्रासाउंड पास किया, अल्ट्रासाउंड यानी साउंड पास किया बेसिकली, और वो जो साउंड इतना हाई फ्रीक्वेंसी का था वो उस चीज़ में से गुजरा, जो भी गंदगी थी वो साउंड से टकराई, वो हट गई, और जो चीज़ थी वो बाकी रह गई। अच्छा भाई, आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट आर यूज इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिंग। अच्छा भाई, तो 2 यूजेस बता दो अल्ट्रासाउंड के जो मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं, मतलब जिनको अल्ट्रासाउंड को जो मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है ना, उसके 2 यूजेस बताने। बेसिकली आपको पता है अल्ट्रासाउंड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। ठीक है, अगर इसको प्लूरल भी बोलूँ तो भी सही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड मेडिकल में। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है कि एक ट्रांसड्यूसर आपके चेस्ट पे लगा दिया जाता है और एक ट्रांसमीटर। आपने देखा होगा फिल्मों में कि विलन्स के या हीरो अगर बीमार हो जाए या बीमार तो बल्कि नहीं होते, वो मरने वाले ही होते हैं बस, तो उनके जिस्म पे, जैसे मेरे माइक लगा हुआ है ना, यहाँ बहुत सारे वो लगे हुए होते हैं,
चीज़ें टेप करके या इस तरह गोल गोल करके। तो फिर क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड पास करा जाता है, फिर वो अल्ट्रासाउंड टकरा कर आता है हमारे हार्ट विसल से और ऑर्गन से और हार्ट से, और उसकी एक इमेज बनती है कंप्यूटर में जाके। वो ट्रांसड्यूसर जो है, जो सिग्नल आए होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है और फिर एक प्रोसेस चलता है कंप्यूटर में और उससे एक इमेज आती है। अगर कोई हमारे हार्ट विसल में या कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमें पता चल जाता है। ये काम होता है इकोकार्डियोग्राफी। आपको पता है कार्डियोग्राफी रिलेटेड हार्ट से करती है चीज़ें, जो हम हार्ट से पढ़ते हैं। सुना होगा आपने कार्डियो हॉस्पिटल, आई थिंक ये सराब बोर्ड की तरफ है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसका नाम ही कार्डियो है। कार्डियो यानी हार्ट का हॉस्पिटल। तो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है। एक हार्ट डॉक्टर, मतलब जो हार्ट सर्जन होता है, और एक ब्रेन सर्जन, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है मेडिकल की फील्ड में। समझ लीजिए जैसे कि फलों का सरदार आम है ना, इसी तरह से ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना हार्ट के और ब्रेन के, ये डॉक्टरों के सरदार माने जाते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है क्योंकि इनके ऑपरेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये जो ऑपरेशन करते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप किसी हार्ट के स्पेशलिस्ट से अगर कभी कंसल्ट किया हो आपने, यानी उससे कभी टाइम लिया हो, तो आपको पता होगा उसकी फ़ीस 10,000, 15,000, 20,000 तक भी होती है और कम से कम तो मेरे ख्याल से 5 या 2-3 हज़ार तक ही जाती है। तो ये होता है। और टाइम कितना देते हैं वो, जितना बंदे को ज़रूरत हो, यानी 5 मिनट 10 मिनट। तो उन्होंने इतनी मेहनत की होती है कि अब उनकी तालीम की, उनके टाइम की इतनी वैल्यू है कि लोग उनसे 5-10 मिनट के लिए 15-20 हज़ार देने को तैयार है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर जो बच्चे बन रहे हैं उसको वो बच्चे चीज़ें ध्यान में रखें। अब ऐसा नहीं है कि बाकी डॉक्टरों की वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल बोन डॉक्टर्स जो होते हैं, कान, हाथ, नाक, स्किन्स के, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो वैल्यू दी जा रही होती है ना, वो हार्ट के डॉक्टर्स और ब्रेन डॉक्टर्स को दी जा रही होती है। तो इसके बाद दूसरे पर्पस जो हम इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ में अल्ट्रासाउंड का, वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें क्या करते हैं हम वही काम करते हैं, बस साउंड वेव को पास कराते हैं चीज़ों से, और अपने जो है वो किडनी में अगर स्टोन हो तो वो पता कर लेते हैं, लिवर में अगर स्टोन हो तो वो पता कर लेते हैं, और मुख्तलिफ़ जगह पर स्टोन्स हों या कोई ट्यूमर हो या कैंसर हो तो वो पता कर लेते हैं। ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से भी डिपेंड करता है। मैंने इसको जब डिटेल में पढ़ाया था तो बताया था। इसमें भी वही सेम काम होता है। अल्ट्रासाउंड गुजारा जाता है जिस्म में डाला जाता है, फिर वो अल्ट्रासाउंड जो है वो टकरा कर हमारी किडनी से, लिवर से आता है वापस, और एक इमेज बनाता है हमारे किडनी और लिवर की, फिर वो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर कोई स्टोन हो तो डॉक्टर वो आपको बताता है कि यहाँ आपका स्टोन है, इसका ऑपरेशन होगा। तो बताने का मकसद ये है कि देखिए ज़िंदगी वक्ती है, हम सबकी वक्ती है। मैं भी ये वक्ती पढ़ा रहा हूँ, आप भी वक्ती पढ़ रहे हैं। कुछ टाइम बाद शायद मैं दुनिया में ना रहूँ तो मैं ना पढ़ाऊँ, आप जो है वो पढ़ लिख जाएँ तो ना पढ़ें। तो हम सब वक्ती काम करते हैं। तो ज़िंदगी बहुत वक्ती है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अच्छे कामों में लगाएं, नमाज में, रोज़ों में, ज़कात में, और अच्छे कामों में लगाएं, ताकि जब मरें ना तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो मरने के बाद कब्र में। ठीक है, तो आसानी पैदा हो हमारे लिए। चलो, हो गए MCQs, आ जाओ न्यूमेरिकल्स पर। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 गलत हुआ है, मतलब गलत हुआ है से मुराद उसका आंसर गलत दिया हुआ है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि मैं उन्हें बताता हूँ कि बेटा ये आंसर गलत था बुक में। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे गलती नहीं होती, हो जाती है, होती है, शायद इस लेक्चर में भी हो गई हो, ठीक है, बोलने में, लिखने में, स्पेलिंग्स में, लेकिन कोशिश ये रहती है गलती बिल्कुल भी ना हो, आप तक तमाम चीज़ें एक्यूरेट जाएँ। एक्यूरेट से मुराद बिल्कुल जैसी लिखी हुई हैं या जैसी हैं वैसी जाएँ। तो इसमें बहुत कोशिश करते हैं, एनालाइज भी कराते हैं, अपनी वीडियो को दोबारा भी देखते हैं ताकि ऐसी कोई गलती ना जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो वो मैं सही करा दूंगा इंशाल्लाह जब मैं वो स्टार्ट करूँगा। तो आ जाओ, न्यूमेरिकल आ गए हमारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यहाँ पर N1 से क्या मुराद है, न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहले गिवन डेटा, और फिर टू फाइंड भी यही लिख देता हूँ, फिर नीचे सोल्यूशन कर दूंगा। तो इसी तरह न्यूमेरिकल आप भी करना। कहते हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड पता करो इन एयर में, और टेम्परेचर दिया हुआ है, एयर का टेम्परेचर अभी 50 सेल्सियस पर है। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस इज। तो देखो, मैंने अभी बताया था 0 सेल्सियस का मतलब कितना होता है, 273 केल्विन। तो आपको जो है वो 1 केल्विन पे जो टेम्परेचर दिया, 273 केल्विन पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 331। ठीक है, 331, सॉरी
3310 सेल्सियस पे जो इन्होंने आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है वो दी हुई है 331 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो ये वो टेम्परेचर हो गया जो कि आपको दिया हुआ है, ये वो वेलोसिटी है जो कि आपको दी हुई है 0 सेल्सियस पर। तो सबसे पहले देखो हमें पता क्या करना है, हमें पता स्पीड ऑफ साउंड ही करनी है। स्पीड ऑफ साउंड पता करनी है 50 सेल्सियस या 50 सेल्सियस पे, या फिर अगर इस 50 के अंदर मैं ऐड कर दूं 273 तो उस केल्विन पर पता करनी है। तो 50 + 273, तो आपने स्पीड ऑफ साउंड पता करनी है 323 केल्विन पर। अभी आपको 0 केल्विन पे तो पता है कितनी है, 0 केल्विन बोल रहा हूँ, 0 सेल्सियस पे तो पता है आपको कितनी है, लेकिन आपको पता करनी है कि 50 सेल्सियस पे कितनी होगी या 323 केल्विन पे कितनी होगी स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं केल्विन में ले जाता हूँ। केल्विन में ले जाने के लिए इसके अंदर 273 को ऐड कर दूंगा तो ये केल्विन में आ जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है 323 केल्विन। तो 323 केल्विन पे क्या होगी स्पीड ऑफ साउंड, ये बतानी है। ये स्पीड ऑफ साउंड कितने केल्विन पे दी हुई है आपको, 273 केल्विन पे दी हुई है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है, सोल्यूशन के लगा दो, फार्मूला आपको पता है। तो फार्मूला है आपके पास V = 331, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कहीं आपको ऐसा लिखे हुए मिल जाए ना कि वेलोसिटी 0 सेल्सियस तो ये भी सही है, लेकिन ऐसा कम ही लिखा हुआ मिलेगा, ज़्यादातर यही लिखा हुआ मिलेगा 331 इसकी जगह पर, और मल्टीप्लाई हो रहा है T/273। तो टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में रखना, वरना आंसर गलत आएगा हमेशा, या बुक से मैच नहीं करेगा। तो कितना दिया हुआ टेम्परेचर 33323। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, 3, तो आपको पता है कि हम उसमें तो लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट में। तो ये हमारे पास आ रहा है 323 और डिवाइडेड बाय 273, तो हमारे पास आ रहा है 1.183। ठीक है, अच्छा अब इनको करा दो मल्टीप्लाई। सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लो, 331 मल्टीप्लाई, आ जाओ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1.183, तो इसका हमारे पास आ रहा है 1.087। अब इन्हें आपस में करा दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 331 मल्टीप्लाई बाय 1.087, द आंसर इज़ 360। वैसे मेरा आ रहा है 359.79, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 360 होगा, मतलब मेरा ये जवाब आ रहा है अभी इस तरह का आ रहा है। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसके तो लिख सकता हूँ 360 के, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका जवाब था। मैं साइड में हो जाता हूँ, सोल्यूशन चेक कर लेना। अब इसका आंसर पीछे गिवन ही है, मतलब पीछे के बराबर में ही लिख के दिया हुआ, तो बिल्कुल 360 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट मैंने इन्वर्स में नहीं लिखा है, आप चाहो तो यूनिट इन्वर्स में लिख लेना। तो ये इसकी छोटी सी कैलकुलेशन थी। तो याद रखना ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये हमारे पास कितने सेल्सियस पर है, 0 सेल्सियस पर है, या अगर केल्विन में कहूँ तो 273 केल्विन पर है। लेकिन आपने स्पीड ऑफ साउंड पता करनी थी 50 सेल्सियस पर, या केल्विन में जाओगे तो 323 केल्विन पर। तो इसीलिए हमने 323 केल्विन पर जब स्पीड ऑफ साउंड पता की तो वो 360 आ रही है। और आपने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ गई, कम नहीं हुई। तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी बढ़ेगी। तो अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, क्वेश्चन तो नहीं है ये। 1 हो गया, 2 आ जाओ। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 के आंसर सही नहीं दिए मैं, मैंने इसको 2-3 बार मैं जो है वो वेरीफाई खुद भी करा। मैंने कहा शायद मुझसे गलती हो सकती है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर मैंने एक और टीचर से वेरीफाई कराया। ठीक है, अपने जो मेरी फैकल्टी के एक और जो टीचर है उनसे वेरीफाई कराया फैकल्टी के, और उसके बाद मैंने गूगल से भी वेरीफाई किया। तो 2 जगह से 3 जगह से वेरीफाई करने के बाद ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक जगह तो मैंने अपने ख़ास से वेरीफाई कर लिया, दूसरा मैंने एक और टीचर से, और तीसरा मैंने गूगल से। ठीक है, कहते हैं कि अ पर्सन हैज़ एन ऑडिएबल रेंज फ्रॉम, तो आपको पता है कि किसी भी ह्यूमन की
जो रेंज होती है सुनने की वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर, ये 20 हर्ट्ज को मैं लिख रहा हूँ जो है F1 और 20,000 हर्ट्ज को लिख रहा हूँ मैं F2। अभी 20,000 कैसे है मुझे कैसे पता चल रहा है, केल्विन के लगा हुआ है ना किलो की मदद से, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो ऐसे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कितना हो जाता है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब अगर प्रीफिक्स हटाओगे के तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो कहते हैं कि व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर कॉरिस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। तो ये पूछ रहे हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वो कौन सी वेवलेंथ होगी जो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिस्टिंग्विश करेगी। यानी आसान लफ्ज़ों में ये कि इस फ्रीक्वेंसी पे क्या वेवलेंथ होगी और इस फ्रीक्वेंसी पे क्या वेवलेंथ होगी साउंड की, ये बताओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ λ1 जो कि फ्रीक्वेंसी 1 पर आएगी और λ2 जो कि फ्रीक्वेंसी 2 पर आएगी, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड दोनों के लिए सेम रहेगी जो कि है आपके पास 340 मीटर पर सेकंड। देखिए मेरे पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं भी आपको नोट से ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ। अब यहाँ पर गड़बड़ है जो कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो एक का आंसर यहाँ लिख लेंगे, एक का आंसर वहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा निकालने के लिए, जब आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो v = f लैम्डा। सेट करा दो इसे, हमेशा जो है ना मेन फार्मूला याद रखा करो, उससे सेट करा लिया करो, कभी भी मुश्किल नहीं होगा। अक्सर बच्चे लैम्डा के फार्मूले अलग से याद करते हैं, तो देखो ये इसको सेट करा दोगे तो बन गया बस लैम्डा का फार्मूला, क्या मुश्किल है, ये ड्राइव हो गया। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी हुई है 340 और फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 17 आएगी इसको अगर आप डिवाइड कराओगे, 17 मीटर। 340 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है 17 आ रही है। अब इसको चाहो तो गूगल से भी प्रूफ कर लेना, गूगल पे सेम क्वेश्चन लिख देना, आंसर मिल जाएगा। सॉरी मीटर होता है, हर्ट्ज नहीं होता। ठीक है, अब यही काम 20,000 हर्ट्ज के लिए करो, तो यही फार्मूला दोबारा लिख देता हूं मैं। फार्मूला क्या, डायरेक्ट की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो स्पीड ऑफ साउंड तो सेम ही रहेगी, बस ये 20,000 हो जाएगा आपके पास। तो जो आपने जहां पर 20 पुट किया था वहां 20,000 पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास आएगा 0.017 मीटर। अब मैं चाहता हूं इसे मिलीमीटर में लिख दूं, तो मिलीमीटर में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये मेरे पास मिलीमीटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 17 मिलीमीटर, 17 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो 0.017 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर आ रहा है 17 मीटर, नहीं बल्कि मिलीमीटर। तो मीटर कब आया, जब 20 हर्ट्ज रखी, और 17 मिलीमीटर कब आया, जब आपने 20,000 हर्ट्ज रखी। तो बुक में क्या आंसर दिया हुआ, बुक में आंसर इन्होंने दिया हुआ था 58.8 मिलीमीटर एंड 58.82 मिलीमीटर। तो मैंने इसको 2-3 बार वेरीफाई किया, इसका यही जवाब आ रहा था। मैंने काफ़ी इस पर टाइम भी लगाया ताकि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता गलती चली जाए, तो इसका आंसर पर यही आया था। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसका जो आंसर आया वो निकाल ले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूँगा, और अगर इसमें करेक्शन हुई तो मैं करेक्शन करवा दूँगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ही सही हों, कभी कभार हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया, तो इसलिए मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये आंसर हमारे सही थे। आई होप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक ही फॉर्मूला था जिससे ये ड्राइव होता, आंसर आता है इसका। अच्छा, अल्ट्रासाउंड और शिप का रिलेशन पढ़ चुके हो सोनर में, SONAR में, सोनर में ना, अभी ऊपर ही पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको सोनर के रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं एक शिप है और शिप से रिलेटेड चीज़ें आपने जो है वो बतानी है। आपने बेसिकली ये बताना है सबमरीन से शिप कितनी दूर है।
अब ऐसा तो नहीं है खुद जाकर डिस्टेंस मेजर कर कर आओगे, नहीं, ऐसा तो हम खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जंग चल रही होती है तो जंग के दौरान कौन उतरेगा पानी के अंदर। कहते हैं कि अ शिप यूज अल्ट्रासोनिक पल्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप। तो एक जो है वो सबमरीन है, वो सबमरीन क्या करती, एक जो है सबमरीन है जो कि शिप के नीचे है, पानी के अंदर है बेसिकली। अब एक शिप है, आपको पता है शिप तो नीचे नहीं जा सकती ना, पानी के वो ऊपर ऊपर तैरती है। तो शिप जो है वो एक अल्ट्रासाउंड जो है वो पैदा करती है, और वो अल्ट्रासाउंड जो है उस सबमरीन से जाके टकराता है और टकरा कर फिर वापस आता है। तो जब टकरा कर वापस आएगा, आपको पता है जब भी साउंड टकरा कर वापस आता है वो क्या बन जाता है, इको बन जाता है वो, ठीक है। अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू सी। एक साउंड पल्स यानी अल्ट्रासाउंड जो है वो ट्रांसमिट करता है सी से, पानी में, मतलब सरफेस से पानी के अंदर। एंड इको फ्रॉम सी बेड इज रिसीव आफ्टर, और इको मिली 40 मिली सेकेंड के बाद। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एमएस किसका यूनिट है, ठीक है, गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये यूनिट है आपके पास टाइम का, अब कैसे। देखो ये एम जो है ना, एम ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है ये, ठीक है। एम मिली, ये मिली को डिनोट करता है। तो इसको क्या करो, सेकंड में ले जाओ, आप टाइम को हमेशा सेकंड में लेते हो, तो मिली को करने के लिए आप क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करा देते हो। तो सेंटी होता तो 100, मिली है तो 1000। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 0.40। अब देखो ये जो साउंड, ये जो टाइम आया है ना, ये वो टाइम है जो कि साउंड ने लिया शिप से लेकर सबमरीन तक जाने के लिए, थोड़ा सा इसको गोल बनाते हैं, सबमरीन तक जाने के लिए, ठीक है, और वापस सबमरीन तक आने के लिए। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब भी आप, मैं थोड़ी सी इसकी ना ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, रोशनी तेज हो गई है, ताकि वो बच्चे जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैंने क्या बताया कि आप ये जो है इको, ये इको वो टाइम होता है जो कि हमारे पास इस टाइम से भी रिलेट करता है और इस टाइम से भी। मतलब इको कब पैदा होती है, जब आप एक साउंड पैदा करते हो, वो जाती है और फिर वापस आती है, तो उस टाइम पे जो पैदा होता है वो हमारे पास होता है इको। तो ये तो डबल डिस्टेंस हो जाएगा अगर आपने अभी पता किया तो। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो। अगर आपने अभी पता किया तो ये एक डबल डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब पहले साउंड पैदा हुआ, फिर गया और फिर वापस आया, तो ये डबल टाइम हो गया। आपने डबल डिस्टेंस पता नहीं करना, आपने सिर्फ इतना डिस्टेंस पता करना है, इतना सिर्फ समझ लो, इतना डिस्टेंस पता करना है, ये वाला नहीं पता करना। अगर ये वाला पता करोगे तो फिर ये डबल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, हमने इस टाइम को 2 से डिवाइड कराना होगा। अगर 2 से डिवाइड करा दोगे, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, तो अगर जो भी टाइम आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करा दोगे तो 1 के लिए आ जाएगा आपके पास। आप अच्छी तरीके से ये कैलकुलेशन करना जानते हो, तो आपके पास आ जाएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो 0.04 कौन सा टाइम है, 0.04 वो टाइम है जो कि साउंड ने पहले जाने में लिया और फिर टकरा कर वापस आने में लिया, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ वो टाइम चाहिए या जो कि सिर्फ टकराया या जो कि सिर्फ टकरा कर आया, दोनों नहीं चाहिए। तो दोनों नहीं चाहिए तो फिर 2 से डिवाइड कराओ, क्योंकि दो चीज़ें, अगर यहाँ 3 चीज़ें होती तो 3 डिवाइड कराता, इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड करा। अब देखना आंसर सही आएगा। और ये बताना था ना कितना दूर है शिप, तो डिस्टेंस ही बताना है बेसिकली कितना दूर है। चलो बेटा बताते हैं, आ जाओ। अब पता चल जाएगा ना हमें कितना दूर है शिप, यानी सबमरीन कितनी दूर है, तो हम पता कर सकते हैं कि वो कहीं हम पे अटैक तो नहीं करने वाला है करीब आकर, या अगर हमें अपना जो है वो वॉर हेड उस पर रिलीज़ करना है, यानी अपना जो मिसाइल है वो उस पर रिलीज़ करने है अपने मिसाइल, तो कितने दूर तक हमारा मिसाइल जा सकता है वो भी हमें पता चल जाएगा। पता चले शिप हमसे हुआ 500 मीटर दूर और हमारा मिसाइल सिर्फ 400 मीटर दूर ही जा सकता था, तो फिर हमारा मिसाइल ही ज़ाया हो जाएगा पूरा का पूरा पानी में। तो इसीलिए, क्योंकि टकराएगा तो ब्लास्ट होगा ना, वरना थोड़ी ना ब्लास्ट करेगा। तो फॉर्मूला तो पता है आपको। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी भी उन्होंने दी भी होगी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, तो सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड देख लो कितनी ज़्यादा आ रही है। तो स्पीड ऑफ साउंड देखो सी वाटर में कितनी ज़्यादा आ रही है, 1480
मीटर पर सेकेंड, 1480 मीटर पर सेकेंड, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो पता है ना ये फार्मूला होता है, क्योंकि आपके पास v भी मौजूद है, t भी मौजूद है, तो इसको उधर ले जाओ, v मल्टीप्लाई बाई t हो जाएगा और s हो जाएगा। v क्या दिया हुआ है 1480, t क्या दिया हुआ 0.04, 0.02, 4 रखोगे तो गलत आएगा, डबल डिस्टेंस आ जाएगा। 1840 मल्टीप्लाई बाय 0.02 आ रहा है मेरा गलत, बेटा गलत नहीं आ रहा, सही आ रहा है, 29.6 आ रहा है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकता हूँ ऐसे करके चाहूँ तो 30 मीटर के। तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों में पूरे नंबर ही मिलेंगे इंशाल्लाह। और बुक में भी इन्होंने यही किया है, इसको इक्वल कर दिया कि 29.6 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 30 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उसको करते हैं आगे, ठीक है, उसको देखते हैं वो कैसे हमारे पास होगा। तो ये लिख लो, अब इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, आप इसको लिख लो, ठीक है, आप इसको लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना तो बहुत होगा टाइम, इसको रिमूव करते हैं। हाँ, अगर मैं डबल डिस्टेंस लेता ना तो फिर मेरा ये आंसर ना 60 आ रहा होता। क्यों? क्योंकि मैं फिर डबल वो ले लेता, क्योंकि मेरे पास अभी वो टाइम है जो टाइम साउंड वेव को सबमरीन तक जाने में लगा और फिर साउंड वेव को वापस सबमरीन तक आने में लगा, तो ये डबल टाइम था मेरे पास। तो मैंने 2 से डिवाइड कराया तो मेरे पास हाफ टाइम आ गया। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ बता दूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 के चारों आंसर्स या तीनों आंसर्स कह लो, वो जो है वो अलग आएंगे हमारे। अब क्यों? जो इन लोगों ने हमें आंसर्स दिए हुए ना, वो आंसर्स इन कंडीशंस पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कि देखो आपके पास हर्ट्ज जो है वो यूनिट होता है SI, मीटर भी यूनिट होता है SI, और टाइम का जो, और आपके पास स्पीड का जो यूनिट्स होता है, स्पीड ऑफ साउंड का, वो भी यूनिट होता है आपके पास मीटर पर सेकेंड SI। तो अब कोई कन्वर्ट हमें करना नहीं पड़ेगा किसी यूनिट को, ना ही यहाँ कोई प्रीफिक्स लगाया हुआ है। तो जब आप 340 को जो है वो डिवाइड कराओगे 0.0080 से, तो वो कभी भी जो है वो 42.5 हर्ट्ज नहीं देगा। 42.5 हर्ट्ज जब देता है ये, जब ये 0.0080 मिलीमीटर होता। अगर 0.0080 को मिलीमीटर रखोगे और फिर मीटर में लाओगे तो फिर 42.5 सही आ जाएगा आपका। अगर मिलीमीटर नहीं होगा तो सही नहीं आएगा। अब ये चीज़ मैंने कंफर्म करी। देखो ऐसा हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो, मैंने फिर भी इसे कंफर्म किया, नेट से कंफर्म किया, एक और टीचर से कंफर्म किया, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई ये ऐसे ही होना है, ये नहीं आ सकता आंसर कभी भी। फिर यही गलती जो है वो दूसरे में भी आ रही है और फिर यही सेम गलती तीसरे में भी बनेगी। अब मैं वो करवाता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ। तो देखो आंसर्स मैं बिल्कुल सही निकलवा रहा हूँ, आप मुझे जानते हो, इतनी तो शायद मैं कोई गलती नहीं करूँगा कि फिर इस तरह की लेवल की गलतियाँ आएँ। तो आप एक बार इसे चाहो तो अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना, ताकि अगर जो क्यूरी हो वो दूर हो जाए आपकी। एक सवाल की 3 कंडीशनें और 3 चीज़ें निकालनी है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो समझ लो, एट नाइट, एक रात में, रात का टाइम है, बैट इमेट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट द प्रे। प्रे बोलते हैं माले गनीमत या शिकार को भी कह लो, ठीक है। उर्दू इसकी माले गनीमत आती है। माले गनीमत यानी अक्सर शिकार जो है वो एक शिकारी जो है वो शिकार करते हैं, तो फिर उनको माले गनीमत मिलता है, यानी उन्हें खाने के लिए मिलता है। तो बैट्स इमेट्स पल्स ऑफ साउंड। तो बैट्स क्या है? पल्स निकाल रहा है साउंड की पल्स निकाल रहा है, यानी साउंड वेव पैदा कर रहा है। क्यों पैदा कर रहा है? देखो अल्ट्रासाउंड और ये इंफ्रासोनिक, ये हमने जो है वो अभी डिस्कवर किया, लेकिन इन जानवरों के अंदर ये सदियों पुरानों, ये कई हज़ारों सालों से है, कई हज़ारों सालों से ये इन चीज़ों से काम ले रहे हैं। अभी हमने इनसे काम लेना अभी शुरू किया, लेकिन ये इन चीज़ों से बहुत सालों से काम लेते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या करता है? रात के अंदर साउंड निकालता है, ठीक है, साउंड निकालता है। साउंड जो है वो शिकार से टकराकर इसे वापस मिलता है। तो अगर सामने कोई शिकार होता है तो इसे पता चल जाता है और फिर ये उस पर झपटता है, ठीक है। ऐसे रात में ये शिकार करते हैं। आपको पता है चमगादड़ रात में ही शिकार करती हैं, तो वो इस तरह से करती हैं कि ये साउंड वेव निकालती हैं, साउंड वेव टकराकर वापस आती हैं और फिर इन्हें शिकार करने में आसानी होती है। अब ये डायग्राम के तहत करना है काम। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी दी हुई है आपको? स्पीड ऑफ साउंड आपको एयर में कितनी दी हुई है इन्होंने?
340 मीटर पर सेकेंड दी है। यानी एक चमगादड़ ने साउंड निकाला है, साउंड पल्स निकाली है, और वो साउंड पल्स जो है वो किस स्पीड से गई है, 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या करनी है, अ बैट इमेट अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो पल्स निकाली है ना उसने, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है आपके पास, उसकी वेवलेंथ है 0.0080 मीटर की पल्स है उसके पास। इतनी पल्स की उसने वेव निकाली है, मतलब वेवलेंथ की पल्स है। अगर वेवलेंथ निकालोगे दो कंप्रेशन और दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस, तो वो इतना वेवलेंथ आएगी। अब अगर इसे मिलीमीटर रखते ना तो आपका बिल्कुल वही आंसर आता जो बुक में आ रहा है, लेकिन ये आपको मीटर में दिया हुआ है। मैं अच्छी तरीके से देख सकता हूँ, आप भी देखो, इसे मिलीमीटर दिया हुआ है इन्होंने, कहीं भी मीटर नहीं लिखा हुआ है, इसका मीटर लिखा हुआ है, कहीं भी मिलीमीटर नहीं लिखा हुआ तो मीटर लिखा हुआ है। तो इसमें कहते हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पता करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है ना सोल्यूशन करता हूँ इसका। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का आपको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो आपको लेमडा पता है, लेमडा उसके नीचे ले जाओ। फ्रीक्वेंसी भी ऐसा यूनिट्स में हर्ट्स आती है, तो ये डिवाइड करा दिया मैंने 0.000080। ठीक है, अब इसको देखो मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, मैनुअल नहीं कर रहा, कि ऐसा ना हो कि मैं गलती कर रहा हूँ फिर वही गलती मुझे पर पकड़ में नहीं आ रही हो। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, इतनी ये आंसर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी ज़्यादा आ रही है। अब यही मैं लिखूँगा, मैं जो है वो सही आंसर लाने के लिए क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी बुक में आंसर गलत होते हैं और वो मॉडिफाई होकर आते हैं, तो आंसर्स को मॉडिफाई किया जाता है, ना कि क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, हर जगह यही काम दोहराया जाता है, तो इसीलिए मैं आंसर मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर मॉडिफाई करूँगा। अच्छा, अब क्या कहता है, देखो चमगादड़ यहाँ पर है, ये चमगादड़ बना दी मैंने। ठीक है, अच्छी सी डायग्राम नहीं बनी, लेकिन चलो चमगादड़ बना दी है मैंने। और ये प्रे यानी बटरफ्लाई बना दी। ठीक है, ये बटरफ्लाई। तो देखो ये वेव यहाँ से जाके पहले इससे टकराएंगी बटरफ्लाई से, फिर वापस आएंगी ना, फिर वापस आएंगी। तो अब इससे रिलेटेड हमने काम करना है। तो टकराने के लिए पहले इसको जाने के लिए एक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, फिर इसको वापस आने के लिए एक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस होगा। अब देखो क्या कहता है, डायग्राम देखो, तो लिखा हुआ है रिटर्निंग इकोस एंड इमेटिंग इकोस। तो ये जो नीली वाली इकोस है ना, ये इमेट कर रहा है वो, और जो वापस लगकर आ रही है रेड कलर में, वो रिटर्निंग इकोस है। तो कहते हैं द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे, यानी साउंड की जो पल्स है उसने प्रे को यानी बटरफ्लाई को हिट किया, क्योंकि नज़र बटरफ्लाई आ रही है। एंड इट्स रिफ्लेक्ट इन द बैट, और वापस आई बैट के पास। द बैट रिसीव द पल्स, तो बैट को ये जो पल्स मिली वो कितने टाइम में मिली, वो मिली उसको 0.10 सेकेंड में मिली, 0.10 सेकेंड में मिली। आफ्टर इट इज इमिट, उसके उसके इमिट करने के बाद, यानी पहले उसने पल्स को इमिट किया, फिर वो वापस आके उसे मिली। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द पल्स साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम्स, तो इस पूरे टाइम के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पल्स ने, ये बताना है। एक डिस्टेंस उसने वो ट्रेवल किया होगा कि जब वो गई होगी पल्स, यानी जब बैट ने पल्स को निकाला होगा तो एक डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा, और एक डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा जो प्रे यानी बटरफ्लाई से टकराकर पल्स वापस आई होगी। तो आपने क्या करना है, आपने v इज इक्वल टू एस टी, सॉरी v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब आप बोलोगे सर आप t को 2 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? देखो आपने टोटल डिस्टेंस बताना है। इन्होंने कहा है टोटल डिस्टेंस बताओ जो इस टाइम में इसने तय किया है। तो एक डिस्टेंस इसने ये तय किया, एक डिस्टेंस इसने ये तय किया है, तो इसको t को उधर ले जाओ s। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर v रख देता हूँ, मेरे पास है 340, और t रख देता हूँ मैं 0.10
0 10। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि पल्स, मैं बता देता हूँ, पहले पूरा इसको कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 340 को मल्टीप्लाई किया 0.10 से, तो मेरे पास कितना आ रहा है 34। अब आंसर क्या दिया हुआ है आपको, आंसर आपको दिया हुआ है, अगर इसको 2 से डिवाइड करा दोगे ना तो 17 आंसर आएगा। तो वो आंसर आपको दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। क्वेश्चन में क्या कहा, वो टाइम बताओ जो पल्स शुरू होने से वापस टकरा कर और जो उसको वापस मिल गई, वो टाइम बताओ, वो डिस्टेंस बताओ, यानी टोटल डिस्टेंस बताओ जो पल्स ने ट्रेवल किया। पहले पल्स गई, फिर प्रे से टकरा के वापस आई, तो वो बताओ। लेकिन अगर मैं इसका 17 निकालता हूं तो 17 वो डिस्टेंस होगा जो सिर्फ पल्स के जाने में लगा, आने में लगा वो डिस्टेंस तो था ही नहीं, और वो भी बताना था हमने क्वेश्चन के मुताबिक। तो इसीलिए 34 लिखा जाएगा, ना कि 30, ना कि 17। अच्छा, अब नीचे कहता है वही बात, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। वो डिस्टेंस बताओ जो प्रे और बैट के दरमियान है। तो सिर्फ एक डिस्टेंस बताना है, दूसरा नहीं बताना। फॉर्मूला वही लगेगा, v एस इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, s क्या है आपके पास, v तो आपके पास वही सेम है। अब यहाँ s जो है ना वो 0.50 रखोगे आप, सॉरी 0.05 रखोगे। 0.010 को जब डिवाइड कराओगे आप 2 से तो आएगा आपके पास 0.05। 0.05। अब 0.05 कैसे, कि देखो 0.05 वो टाइम था जो पल्स ने निकला और बटरफ्लाई से टकराया, और 0.05 वो टाइम था जो कि टकरा कर वापस आया। तो दोनों टाइम सेम होते हैं। इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन्हें आप आपस में ऐड करा दो, तो आपके पास वापस वही टाइम आ जाएगा 0.05, 0.010 आ जाएगा दोबारा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए डायग्राम से। तो पहली कंडीशन में आपने टोटल डिस्टेंस बताना था, dt लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ht लिख देता हूँ, बल्कि s से डिनोट किया ना मैंने। अच्छा, और फिर अगले में आपने सिर्फ उतना डिस्टेंस बताना था, इसे मैं प्राइम से लिख रहा हूँ, जो कि प्रे और बैट के दरमियान है, यानी जो कि बटरफ्लाई, देखो प्रे बार बार बोल रहा हूँ ना, प्रे कोई और चीज़ नहीं है, प्रे यहाँ पर वो बटरफ्लाई है, उसका खाना, उसका जो है वो शिकार। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ st लिख देता हूँ मैं। ठीक है, st हमारा आ गया। अब ये s प्राइम पता कर रहा हूँ मैं, तो s प्राइम मेरा कितना आएगा, 340 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 17 मीटर। ठीक है, अब तीनों आंसर अलग आए हैं। ये आंसर बुक के मुताबिक बनता अगर मैं मिलीमीटर में लेता इस वैल्यू को, ये आंसर बुक के मुताबिक बनता अगर मैं डिस्टेंस जो है वो आधा निकालता। ये आंसर तो किसी भी सिचुएशन में नहीं बन पाता जो कि बन रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दो डिस्टेंस पता करने के लिए दे रहा है तो एक डिस्टेंस वो होगा जो कि पल्स टोटल ट्रैवल कर रही है, और एक डिस्टेंस वो होगा जो कि पल्स हाफ ट्रैवल कर रही है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन से पहले। एक बार और यहाँ पर अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ लो। ये हमारा हो गया है आंसर्स, कि देखो यहाँ पर ये बैट है, यहाँ पर ये हमारा बटरफ्लाई है। तो एक डिस्टेंस वो होगा जो पल्स पहले जाकर ट्रेवल करेगी। ठीक है, जो मैं यूं बना देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से लाइन हटा देता हूँ। अगर इसके आंसर्स गलत नहीं होते ना तो इतना टाइम नहीं जाता, आंसर इसके गलत है ना तो ज़्यादा टाइम जा रहा है। फिर जब उस बटरफ्लाई से पल्स टकराएगी तो फिर दूसरा डिस्टेंस तय करेगी। तो इस पूरे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 0.10 सेकेंड का। ठीक है, अच्छा इसका हाफ ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगेगा ना वो 2 से डिवाइड कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो डिस्टेंस है, तो 2 है तो 2 से डिवाइड करा दो। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ रहा है 0.05। ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.05। देखा, समझ में आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। एस
हाँ देखो, इंशाल्लाह जब ये बुक कभी मॉडिफाई होगी अगले साल या इसी साल, तो ये आंसर्स इंशाल्लाह मैच करेंगे। जब सोल्यूशंस इसके आएंगे, और कोई पब्लिशर्स तो वैसे शायद सॉल्व न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जब इसके सोल्यूशंस हम निकालेंगे या कोई और पब्लिशर भी निकालता है, तो उसमें भी शायद इंशाल्लाह यही आंसर्स मिलेंगे। तो ये आंसर्स बिल्कुल ठीक है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये सही कराया मैंने। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स कन्फर्म हो गए। ग्रुप की फ़ीस देख लो 1000 है, साल में एक बार पे करनी है, जिसमें नोट्स, गाइड, मॉडल पेपर, गैस पेपर, PDF, तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। डिटेल में तमाम चीज़ें मैंने गाइड कर दी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।